तो शुरू करते हैं। आज हम यूनिट 3 को 2022 का जो यूनिट 3 के क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकालीन संस्थिति की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ढूंढो कि क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को ही क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को ही डिकोड करना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता की बात की गई है। एक फर्म की अल्पकालीन संस्थिति, तो हम कहते हैं संस्थिति क्या है उसकी भी डिफिनेशन दे देंगे। व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हानि अर्जित करने वाले फर्म कब उत्पादन बंद कर रही है। तो अंत में हम देख लेंगे कि कब हानि हो रही है। समझ गए, 3 पॉइंट आए। ओके, तो देखते हैं यूनिट 3 में ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता का है ना, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है तो उसके लिए हमने अलग से लिखा है, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करते हैं और यहाँ लगाते हैं। देखो, परफेक्ट कंप्लीशन पूर्ण प्रतियोगिता वहाँ पाई जाती है जहाँ पर पहला पॉइंट लिखना, जहाँ क्रेता व विक्रेता बड़ी संख्या में हो। अच्छा, कंपटीशन जैसे हम लोग एसएससी में घुसते हैं, कहीं भी घुसते हैं, कंपटीशन किसे कहते हैं, जहाँ पे 10 लोग दौड़ रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोग दौड़ रहे हैं, इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता पूरी तरह से कंपटीशन कहाँ है, जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है और बाजार में क्रेता और विक्रेता, लेने वाला और देने वाला, बेचने वाला, एक जैसे वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो, ठीक है। एक ही चीज़ के लिए लोग भिड़े हैं, उसी को तो कंपटीशन कहते हैं। तो एक जैसी वस्तुएं बाजार में हो, ठीक है। कोई एक फर्म कभी भी आ या जा सके, ठीक है। कोई भी फर्म उस कंपटीशन में कभी भी आ सके या जा सके। हम लोग एसएससी में घुसते हैं तो हमारा मन कभी भी हम जा सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। फिर क्रेता व विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो। क्रेता मतलब लेने वाले को, ठीक, खरीदने वाले को, विक्रेता मतलब बेचने वाले को। अब देखो, इन दोनों को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान, बाजार का। समझ गए, पहला बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता, दूसरा एक जैसी वस्तु उपलब्ध हो, ठीक है ना, एक ही सिलेबस हो, कभी भी कोई भी तैयारी कर सकता है, ठीक है, कभी भी कोई फर्म आ जा सकती है। तीसरा, क्रेता व विक्रेता बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, ठीक है, परीक्षा लेने वाले को और देने वाले को दोनों का पूरा ज्ञान हो कि सिलेबस में क्या क्या है। और बस एक चीज़ ध्यान दे लो कि पूर्ण कंपटीशन इसीलिए दिया है, पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पर AR, MR और P बराबर होते हैं। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और आप जानते हो कि AR को ही P कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस है और MR तो बीच में आ गया। ओके, ठीक है। फिर दूसरा, फर्म की संस्थिति, दूसरा हमने पॉइंट निकाला था कि संस्थिति को हम व्याख्या कर देंगे। अच्छा, संस्थिति क्या होती है। अच्छा, संस्थिति हमने उसमें अनुमान वक्र में देखा था कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पर संस्थिति होती है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पे तो प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन की डिमांड की जा रही है, ठीक है। जहाँ पे प्रॉफिट इसको ज़्यादा होगा वहाँ संस्थिति होगी। देखिए, जहाँ पर कोई फर्म द्वारा किए गए कुल खर्च मतलब टोटल कॉस्ट जितना वह लगाएगी और कुल आगम यानी कि जितना वह कमाएगी में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। ग्राफ के जरिए मैं समझाता हूँ, वहाँ फर्म संस्थिति में होती है, ठीक है। ये TR मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच से हम इसको सिद्ध करेंगे। ये मैंने कर्व बनाया है, कर्व को मैं समझाता हूँ ध्यान से। ओके, कर्व क्या होती है, तो संस्थिति हम समझाएंगे, संस्थिति। ओके, तो पहला क्या होता है, TR TC अप्रोच, दूसरा होता है MR MC अप्रोच। ओके, अब इन दिनों को समझने के लिए सबसे पहले कर्व तो जानना चाहिए कि TR TC MR MC कैसे बनते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। तो पहला मैंने क्या बताया, पहला क्या है, बस देखते चलो कि जब ये TR है और TC है, इनमें जब ज़्यादा अंतर होता है तभी वो संस्थिति में होता है। तो समझेंगे, ऐसे एक ग्राफ बनाइए, बोले हाँ ये X है, ये Y है, 0 है। एक काम करना, जो भी रेवेन्यू कॉस्ट है वो सब इधर ले लो। R से रेवेन्यू है, C से कॉस्ट है, प्रॉफिट भी होगा तो यही होगा, और इस पर क्वांटिटी ले लो मतलब वस्तु की मात्रा, ठीक है। ओके, तो जो TR बनता है परफेक्ट कंपटीशन में वो ऐसे बनता है सीधे, समझ गए, बस कुछ नहीं सोचना है। TR मतलब टेढ़ा, तेरा मतलब टेढ़ा, ठीक है, तो ये टेढ़ा बनता है, सीधे जाएगा। ओके, और जो TR हो गया, ओके, और TC, पहला हम यही वाला अप्रोच देख रहे हैं। TC कैसे बनती है पता है, TC ना ऐसे पहले ऊपर से यहाँ से आती है, फिर ऐसे नीचे इसका पेट थोड़ा सा निकलता है और ये ऊपर चली जाती है, बात ख़त्म। समझ गए ना, एक सीढ़ी था,
उस पर ये झंडा जैसे हम लोग बचपन में बनाते नहीं थे, तो उस पर वो डोरी ऐसे ऐसे कर देते थे, बात ख़त्म। तो यहाँ पे ऐसे शुरू में ऊपर रहेगा, फिर ऐसे ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर कट करेगा वहाँ पे 2 पॉइंट लगा देना, ठीक है। एक ए है, एक बी है। अच्छा ये क्या है, ये एम सी है, क्या है, एम टी आर टी सी, सॉरी टोटल कॉस्ट है। हम ये वाले को देख रहे हैं, इस वाले को भी भूल जाइए, टी आर टी सी, ओके। तो अच्छा ये क्या है, टी सी है, और ये क्या है, टी आर है। कॉस्ट इतनी लगाने पर हमें आउटपुट इतना मिल रहा है, यहाँ पे तो घाटा हो रहा है। तो कोई भी इंसान यहाँ थोड़ी ना प्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पर भी देखिए, ये टी आर है, टी सी इसके ऊपर है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मिल कम रहा है, ये भी घाटे का सौदा है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ टी सी टोटल कॉस्ट कम है और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ होगा, तो कहेंगे जहाँ यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर होगा। तो हम लोग ऐसे इमेजिनरी लाइनें खींचते हैं, ऐसे बीच में से खींचना, ओके। इसको नाम दे देना सी और इसको नाम देना डी। अब बस कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। मैंने बताया है सबसे अच्छा साधन क्या है, एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लेन मैंने किया है क्या, कि एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, देखो ना, क्वांटिटी। दूसरा वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट। तीसरा फर्म संस्थिति में कहाँ होगी, फर्म संस्थिति में तब होगी जब टी आर ये है और टी सी ये है। टी आर और टी सी में सबसे ज़्यादा गैप यानी कि अंतर हो, अंतर। बात ख़त्म, हो गया ना, हो गया। और कुछ नहीं करना, समझ में आया ना। ये बस एक काम और कर लेना, कि जो एग्जामिनर लोग कहते हैं वो कहते हैं कि ये जहाँ ये इसके नीचे भी एक लाइन ऐसे लेके चले आओ, ऐसे। लेकिन कहाँ से, कहते हैं यहाँ पे पहले एक टेंजेंट खींच दो, ऐसे जहाँ पे लाइन आएगी ना, ऐसे टेंजेंट खींच के इसके नीचे तक ऐसे एक लाइन लाना। और जैसे ये जा रही है, ये ऐसे गई, यहाँ पे एक प्रॉफिट कर्व बना देना। प्रॉफिट, जब यहाँ कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। ये जितना नीचे ये है, इतना गैप यहाँ पर भी बना देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ से घटना चालू, बस हो गया। ये इतना, ये प्रॉफिट दिखा रहा है, ये क्या है, प्रॉफिट वक्र, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, सी डी, ये ई एफ बता दो, ई एफ। तो चौथे पे लिख देना, सी डी अंतर पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्या है, ई एफ है, ई एफ है। आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि हमने क्या किया, कि हमने एक्स एक्सिस पर एक प्रॉफिट कर्व भी खींच दिया। क्यों खींच दिया, क्योंकि ऊपर वाला इतना आगे आ गया तो हम भी कहेंगे हम भी आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। एक्सिस पर प्रॉफिट वक्र खींच दिया, ओके। समझ गए बात को, हो गया। अब कुछ नहीं है, ये देखो ना, सब कुछ वही तो है। तो धीरे धीरे हम लोग कहेंगे जहाँ पर फर्म द्वारा किए गए कुल खर्च यानी टीसी, ये है टीसी, और कुल आगम, ये सीधे जाएगा आगम, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, बस रट लो। टी आर मतलब टेढ़ा टेढ़ा, और टी सी मतलब कर्व की तरह, ऊपर फिर ऐसे फिर ऐसे। सबसे ज़्यादा जहाँ अंतर होगा लिख देना, वहीं इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, फर्म का। फिर उसके समांतर एक नीचे से ऐसे खींच देंगे, जितना गैप इसका उतना गैप इसका ही, ऐसे ध्यान रहे, ये ऐसे टेंजेंट बना के हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ये एक्स एक्सिस पर हमें मात्रा ली है कि हमने मात्रा ली है, वाह भाई वाह। तो एक्स एक्सिस पर हमने मात्रा ली है, मात्रा नहीं है भाई, मात्रा है। वाई एक्सिस पर रेवेन्यू कॉस्ट और प्रॉफिट लिया है। परिभाषा के हिसाब से सी डी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टी आर और टी सी में सबसे ज़्यादा अंतर है। अब इसके नीचे एक्स एक्सिस पर एक प्रॉफिट कर्व खींचेंगे। कर्व समझ में आ गया तो आप लिखते ही चले जाओगे। अगर बाहुबली मूवी समझ में आ गई तो आप बताते ही चले जाओगे कि भैया ऐसे लड़े, ऐसे लड़े, ऐसे मरे, ऐसे कटे, कुछ भी हुआ। लेकिन जब मूवी नहीं देखे हो, मूवी नहीं समझ पाए, तो कुछ नहीं बता पाओगे, कटप्पा को बाहुबली बता दोगे, ठीक है। तो और यह देखेंगे कि फर्म को कितना लाभ हुआ। सी डी फर्म के द्वारा अर्जित किए गए लाभ को दिखाता है, इसी पॉइंट पर फर्म संस्थिति में होगा। अब दूसरा एम आर एम सी अप्रोच, इसके लिए भी कर्व को समझना होगा। अगर कर्व समझ गए ना तो सबसे आसान हो जाएगा समझाना। एम आर एम सी अप्रोच क्या कहता है, देखो ये ऐसे हमने किया, 0 ये एक्स ये वाई, टी आर ऐसे बनता है, ठीक है, और ए आर एम आर ऐसे बनता है, समझ गए।
टी आर तो हमने सीख लिया टेढ़ा टेढ़ा, लेकिन मैंने बताया था ना वो पूर्ण प्रतियोगिता के समय कि ए आर, एम आर और प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। यार मार खाए पापा से, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। यार मतलब आर, मार खाए किन से? अब जिनके पापा हैं तो पापा से, नहीं पति हैं तो पति से क्यों मार खाएंगे, ठीक है। तो यार मार खाए पापा से, ऐसा कुछ। तो हम क्या कहेंगे, ये इतना कॉन्सेप्ट हो गया। एम आर एम सी क्या कहता है, एम आर एंड एम सी अप्रोच क्या कहता है। अप्रोच लगा के हम लोग सिद्ध करेंगे कि कहाँ। ये अप्रोच कहता है कि पहली चीज़ जो होनी चाहिए ना वो एम आर एम सी के बराबर हो, तो बोले हाँ। और दूसरा चीज़ जो एम सी है, एम आर को, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, नीचे से कट करे, ठीक है, कट करे। और मैं बता दूं यहाँ पर अलग से, जो एम सी बनती है, ध्यान से देखना, वो ऐसे सही सही बनती है। मतलब जैसे राइट हम लोग करते हैं ना, जैसे सर जी अगर राइट क्वेश्चन है तो राइट बना देते हैं, राइट, ओके, ठीक है। ये एम सी है, घटती है, फिर कुछ देर ऐसे रहती है, फिर बढ़ने लगती है, ठीक है। ये एम सी है। तो यहाँ पर खींचो, अगर हमने मान लो एक एम सी ऐसे कर्व बना दिया, ठीक है, ये एम सी है, तो जो इक्विलिब्रियम में होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट ए पर भी ये क्या है, या ये देखो ना एम आर है और ये क्या है, ये एम सी है, दोनों एक जहाँ मिल गए वहीं पे बराबर होंगे। तो इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, तो हम कहेंगे ए पर भी और बी पर भी एम आर और एम सी बराबर है। तभी हमारी कंडीशन गई दूसरे पे कि ना ना ना, एम सी जो है एम आर को नीचे से काटे, एम आर है इसको नीचे, यहाँ तो ऊपर से काट रही है, पॉइंट नेगलेक्ट कर देंगे, नीचे से काट रही है, तो यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ गए बात को, बात ख़त्म हो गया। तो पहला क्या है, एम आर एम सी बराबर हो, दूसरा एम सी एम आर को नीचे से काटती है। जब पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एक फर्म के लिए एम आर एम सी बराबर हो तथा एम सी एम आर को नीचे से काटती है तो वहाँ फर्म इक्विलिब्रियम में होती है। जो भी मैंने दिखाया ऐसे है, वो टी आर ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कॉस्ट है, ये नीचे से जाएगी, ओके, यहाँ पे टच किया, ये इक्विलिब्रियम है, ओके। क्वांटिटी यहाँ लिया, रेवेन्यू कॉस्ट यहाँ लिया, प्रॉफिट यहाँ लेंगे ही नहीं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन करो, एक्स एक्सिस पर मात्रा, वाई एक्सिस पर ये सब, ये एम आर ए आर ये हैं, और यहाँ पर एम सी ने ई पॉइंट पे कट किया नीचे से और बराबर भी है, तो यही इक्विलिब्रियम है। बात ख़त्म हो गया, ठीक है। सब कुछ मैंने पढ़ देता हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर एम आर पी बराबर होते हैं, ठीक है। ए बिंदु पर एम आर और एम सी बराबर तो हैं, बट एम सी एम आर को ऊपर से काट रही है, इसीलिए ये निगलेक्ट पॉइंट हो जाएगा, इसलिए फर्म यहाँ संस्थिति में नहीं होगी। दूसरा बिंदु बी है, ठीक है, जहाँ एम आर एम सी बराबर हैं और एम सी एम आर को नीचे से काट रही है, एम सी एम आर को नीचे से काट रही है, इसलिए फर्म यहाँ संस्थिति में है, ठीक है। इतने में हमने आंसर दिया कि संस्थिति में कब होती है, ठीक है। और हमने पूर्ण प्रतियोगिता भी बता दिया। अब शट डाउन पॉइंट यानी कि हानि कब होती है। हानि के लिए पहले लाभ तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तबीयत खराब करने के लिए पहले खाना तो होगा, तभी तो तबीयत खराब होती है ना। तो हम क्या कहेंगे, शट डाउन पॉइंट, फर्म कब उत्पादन बंद करेगी। इसके लिए बताओ कि फर्म को क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। फर्म 3 अवस्था में होती है, संस्थिति में रहती है। जैसे हमारा इंसान जो है, हमारा इंसान नहीं, हम लोग पहले बचपन, फिर यंग, चाइल्ड के बाद यंग, फिर ओल्ड। तो कहता है कि कब उसको बंद कर देना चाहिए, तो बोले जब ओल्ड वाली अवस्था है ना, ठीक है, तो हमको ज़्यादा भाग दौड़ करनी बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी तीसरी अवस्था में ही बंद करना है, ये समझ लो। तो ज़्यादा लाभ अर्जित होता है पहली अवस्था में, सामान्य लाभ अर्जित होता है दूसरी अवस्था में, थोड़ी हानि होती है तीसरी अवस्था में। तो पहले हम देखेंगे ज़्यादा लाभ कब होता है। ज़्यादा लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसको ना भी याद रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, याद कर लो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। तो ज़्यादा लाभ होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। तो इसको हम वक्र के ज़रिए समझेंगे, ये मैंने वक्र बना रखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ ध्यान दो। जब ज़्यादा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या कि कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू हो। तो हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं, सिंपल सा, ये ऐसे, इसको हमेशा याद रखना कि ए आर बराबर एम आर, वही यार मार खाए किसी पापा से, ठीक है। तो इसको
यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट लेंगे, नीचे पे क्वांटिटी लेंगे, ठीक है ना, क्वांटिटी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ए आर एम आर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एम सी तो लाना ही लाना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और लाना है। उसके पहले एक ए सी कॉन्सेप्ट को समझ लो, ए सी। ए सी मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ऐसे यू की तरह होता है, ठीक है। तो यू को ना पहली बार में इस लाइन के नीचे ला दो, ये ए सी है, और एम सी को बीच पे से काटेगा, ठीक है। एम सी जो है वो ऐसे आएगी, ऐसे काट देगी, समझ गए बात को। तो एम सी को तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहीं पे हो गई, यानी कि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में हो रही है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, जब हमको इतना लगा के इतना मिल रहा है तो हमको इतना लगा के इतना क्यों लेना है। तो ये बता देना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये तो अच्छा, हम क्या कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता था, ठीक है, तो हमने ऐसे करना होता था, लेकिन अब यहीं पे इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और नीचे ला देंगे कि कह रहे हैं कि इतने खर्च पे हमको इतना रेवेन्यू मिल रहा है। ये क्या है, ध्यान से देखो तो ये जो है ये कॉस्ट ही तो है, एवरेज कॉस्ट भी है, टोटल यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट मिल रही है। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया ऐसे सही की तरह जाती है, और एवरेज कॉस्ट ऐसे यू की तरह आती है, समझ गए। हाँ 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 हाँ, बस बस। तो ये ए सी है, ये एम सी है। तो ये था ए सी था, मैं बोला एम सी जो है वो नीचे से काटेगा, ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ जहाँ पे काटेगा वहाँ पे ऐसे लाइन बनाना और बता देना कि ये इतना जो है ये प्रॉफिट है। पता है क्यों, मैं बता रहा हूँ। इतना लगाने पर इतना मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, इतना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा मिल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखना कि ओ सी लगाने पर, ओ सी लागत पर ओ आर आगम यानी कि रेवेन्यू मिल रहा है, आगम मिल रहा है यहाँ फर्म को, ठीक है, फर्म को सी ए बी आर, सी ए बी आर, ये एरिया देखो ना, सी ए बी आर ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा लाभ मिल रहा है, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ग्राफ ना समझ में आए फिर से पीछे करके फिर से समझना है, बहुत आसान चीज़ है, मैंने तो इसमें कुछ मुश्किल किया ही नहीं, ठीक है। मैंने बोला ए सी, बोले यू, तुम ए सी हो, बोला एम सी, बोले जो नीचे हैं वो एम सी हैं, समझ गए। अब कुछ भी मान लो एम सी मतलब। फिर उसके बाद क्या है, जो ये है वो मैंने बोला यार, मार, पापा, कुछ भी, सीधे ओके। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा लाभ मैंने बताया, ये ए आर एम आर है, ये ऐसे आएगा, ये नीचे से जाएगा, यहाँ कट करेगा। मैं बोला यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, अभी हमने देखा था हमारे एम सी अप्रोच में, लेकिन पहले ही एवरेज कॉस्ट यहीं पे रुक गया, तो बोलेगा यार हम वहाँ क्यों जाएं, यहीं पर इतना खर्च कर लेते हैं और इतना हमको मिल जाएगा, ये रेवेन्यू है, ये प्राइस है, ओके, ये इतना लाभ है। अब इसको लिख दो, यहाँ ओ सी लागत पर ओ पी आगम, इसलिए फर्म को पी यू सी लाभ हो रहा है। अब दूसरा हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, एम आर एम सी के बराबर था, बोले हाँ, एम सी एम आर को नीचे से काट रहे थे, बोले हाँ। तीसरा क्या ए सी ए आर से कम था ना, देखो आप ही, जो ए सी है ये है और ए आर है ये है, तो ये कम है कि ये कम है, ये कम है ना, तो ए सी जो है वो छोटा है ए आर से, यही कंडीशन देख लेना। अब अगले बार में क्या होगा पता है, ये जो ए सी है बराबर हो जाएगा, यहाँ से जाएगा बराबर हो जाएगा ए आर के, देखो ध्यान से। अब बहुत आसानी समझना, हमने एक एक्सिस बनाई, मात्रा लिया, यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट लिया, इसको भी हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। बनाया तो था हमने, देखो जल्दी जल्दी में, ऐसे यक्स किया, वाई किया, जीरो किया, क्वांटिटी किया, रेवेन्यू किया, कॉस्ट किया, प्रॉफिट किया, ओके। तो मैं बोला सबसे पहले भाई कुछ नहीं करना है यार, एम आर और पी बराबर कर देना है, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस है, एम आर भी यहाँ आ गया। फिर मैं बोला अब दूसरी कंडीशन, पहली में तो हम लोग इसको नीचे लेके चले गए थे, अब दूसरी में केवल इसके बराबर ले जाएंगे और तीसरे में ना इसको ऊपर ही रख लेंगे, ठीक है। पहली बार तो इतना दौड़ा कि थक गया, दूसरी बार में ना थका ना उत्साहित हुआ, तीसरी बार में बहुत ही कम उत्साहित हुआ, ओके। ठीक है, यू शेप का ही बनेगा, लेकिन ऐसे आएगा, टच करके जाएगा, ठीक है। फिर यू हमने बना लिया, उसको ए सी बोलते हैं, ये एम आर हो गया। एम सी नीचे से कट करेगा, तो मैं बोला ऐसे 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 ले आओ, एकदम बीच बीच पे ऐसे जाके कट कर दो, कट कर दो, ठीक है।
ये देखो ये थोड़ा सा टच करता है ना, तो थोड़ा तो नीचे रहेगा ही। ओके, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे होना चाहिए था और यहीं पर भी है। तो हम क्या कहेंगे कि इससे एक नीचे लाइन लाएंगे और इसको यहाँ से देखो ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बस नीचे ले जाना और देखना कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। ये या आर या फिर प्राइस लगाओ, ऊपर वाला आर है ना और नीचे वाला क्या है, यहाँ सी, मतलब ये सी है। लगाया इतना, कमाया इतना, थोड़ा सा कमाया, तो यहाँ पे इसको कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ Q1 है, यहाँ क्या होगा COE, ठीक है, COER, सामान्य लाभ है। सामान्य लाभ यानी कि 8 रुपये का बनाया तो 10 रुपये का बेच दिया तो 2 रुपये का लाभ हुआ, ज़्यादा कुछ लाभ हुआ नहीं। पहले में क्या था कि बहुत लाभ हो रहा था, 5 का बनाया तो 8 का 9 का बेच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने किया, यहाँ पर 3 कंडीशन आ गई एक्सप्लेन करने के लिए। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली, दूसरा देखो यही आंसर लिखने का तरीका है, एक्सप्लेन करो ग्राफ को, तभी एग्जामिनर अच्छे से नंबर देगा और समझ में भी आएगा, पेज भी भरेगा, सब कुछ अच्छा। वाई एक्सिस पर हमने रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट लिया। थर्ड बताओ कि यहाँ पर जो एम आर एम सी के बराबर ही तो है, एम आर एम सी के बराबर है, वो तो हमेशा है। एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी जो है एम आर को नीचे से काटेगा, ये सभी में लिखना। ओके, जहाँ जहाँ हमारे एम सी अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं। फिर क्या कहना, एक पॉइंट जो और है वहाँ बता देना कि यहाँ जो ए सी है ना आपकी नीचे नहीं था, कम नहीं है, आपकी बराबरी पे हिस्सा चल रहा है, तो ए सी बराबर ए आर, यही है, दिखाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सब कुछ मैंने लिख दिया। पॉइंट ई पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, बोले हाँ ठीक है। यहाँ एम आर एम सी है, एम सी एम आर को नीचे से काट रहा है और ए सी बराबर ए आर है। हानि कब होती है, जब ये ऊपर ही रह जाता है, इसको छू ही नहीं पाता है, ठीक है। ऐसे हमने बनाया, इसको तो समझ जाओ। फिर इसको ही बना देते हैं। देखो 2 बार बनाने का मतलब क्या, यहाँ पर भी दिखे यहाँ पर भी दिखे, इसका मतलब क्या कि समझाने में थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, लेकिन कोई ना, ये समझ में आना चाहिए। इतनी बार बना देंगे कि समझ में आ जाएगा। मैं बोला ठीक है, ये बोले मार यार, आर मार, कुछ भी लिखो, अब पी समझ में आ ही गया है। फिर मैं बोला आपकी ना ये जो पहली बार में तो नीचे गया था जब ज़्यादा लाभ हुआ, फिर थोड़ा सा लाभ हुआ तो यहीं रह गया, अब जब हानि होगी ना तो ये बेचारा ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, यहीं पे रह गया, इससे मिल ही नहीं पाया तो दुख हुआ। तो ये यहाँ पे रेवेन्यू है, यहाँ पे ऐसे सही की तरफ आएगा तो ये बीच पे कट जाएगा, ये एम सी है। यू मतलब ए सी है, यू माने तुम ए सी हो, तुम ठंडे हो, और एम सी मतलब कूल हो। एम सी कुछ भी मान लो, जो नीचे से वार कर दे भाई, मतलब जो धोखे से वार कर दे उसको एम कुछ भी कह सकते हो। मानिक चंद, मानी मतलब कुछ भी, हाँ ठीक है वैसे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कट किया, इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पे था, लेकिन अब उसको बेचारे को उत्पादन करने के लिए थोड़ा सा ऊपर और जा रहा है। पहले इतना खर्च कर रहा था, अब उसको इतना खर्च करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये और ऐसे लाएंगे हम नीचे। अब खर्च किया इतना, यहाँ सी यहाँ पे चलाया ना, ए सी एम सी बराबर है तो सी यहाँ पे, और रेवेन्यू इतना मिल रहा है, खर्च किया इतना मिल रहा है इतना, 12 रुपये का बनाया 10 रुपये का पाया, तो इतना जो है वो हानि हो रही है 2 रुपये की। तो बताओ क्या बताओ कि हमने एक्स पर एक्सप्लेन, हर ग्राफ को एक्सप्लेन करना सीखो। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। और थर्ड बताओ कि यहाँ ई की जगह E1 पर फर्म है, ठीक है। पहले ई पे संतुष्ट था, ई पे उसकी जगह E1 पे चला गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ। इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओसी कॉस्ट लगाने पर, ओसी कॉस्ट पर OR आगम है, रेवेन्यू है, ठीक है। अब कोई पागल ही होगा जो 12 रुपये लगा के 10 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ पर क्या उसका हानि कितनी है बता देना कि हानि बराबर, नानी नहीं हानि, RE1C, RE1C है। ओके, तो अब बता दो इस स्थिति में उस प्रोड्यूसर को कारखाना बंद कर देना चाहिए, फर्म बंद कर देनी चाहिए। मैंने लिखा है फर्म ई पर पॉइंट इक्विलिब्रियम में थी क्योंकि ई पर एम आर बराबर एम सी था और एम सी एम आर को नीचे से काट कर रही थी। देखो ये था इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पहले देखी तो थी, एम आर बराबर एम सी और नीचे से कट कर रहा हो, लेकिन ये ए सी आके, यू माने तुम, ठीक है। तो ए सी आके क्या किया भाई,
थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया। उसके बाद क्या है कि ये एसी ऊपर चला गया, तो अब इसने कहा कि आप यहाँ संतुलन में हो, लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ तक आओ। बोला ठीक है चलते हैं जी थोड़ा सा। तो अब देखो बेचारे को थोड़ी सी हानि हो गई। तो अब एम को नीचे से कट कर रही है, लेकिन अब E1 पर जाना पड़ेगा। हाँ जी अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि U माने एसी, ठीक है। तो लेकिन E1 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि एसी है जो है यहाँ पर, जो एसी है अब क्या AR से बड़ा है कि छोटा है, ऊपर है ना। तो जो AC है वो ग्रेटर देन AR है। पहले में देखो AC जो था वो छोटा था, नीचे आ गया था AR से। दूसरे में बराबर ही था, AC जो है वो इसको टच करके जा रहा था, और तीसरे में बेचारा ऊपर ऊपर भाग रहा है। तो AC जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है, ऊपर है AR से। तो OC लगाने पर केवल OR रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, फर्म को इतने की हानि हो रही है। यहाँ फर्म को कुछ समय के लिए उत्पादन रोक देना चाहिए। डन, ठीक है। तो मैं इसकी फ़ोटो खींच के भी भेज दूंगा, ओके, इसकी फ़ोटो खींच के भी भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पक्का आएगा, 100% आएगा, 12 नंबर का, 11 नंबर का। और यूनिट 4 सबसे आसान है। आई एम लिटरली टेलिंग, सबसे आसान यूनिट 4 है। क्यों? क्योंकि उसमें थ्योरी आएगी, या तो रेंट की थ्योरी आएगी, या तो वेज की थ्योरी आएगी, या तो इंटरेस्ट की थ्योरी आएगी। और तीनों थ्योरी पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। जल्दी जल्दी करके 2 मिनट में सुन ले, मतलब 2 मिनट में कहाँ सुन पाओगे कोई लोग, तो जल्दी जल्दी करके 2 बार में सुन लेना, ओके। अब मूल्य विभेद की आवश्यक शर्तें, ठीक है। मूल्य विभेद की आवश्यक शर्तें, मूल्य विभेद की आवश्यक शर्तें क्या हैं? एक एकाधिकारी मूल्य विभेद के विभिन्न कोटियों के अंतर्गत किस प्रकार कीमत निर्धारण करता है। अब मैं बता दूं, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे, मतलब जैसे कह रहे थे कि यहाँ ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, इस वाले का ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही तो बनता है ना, एक ऐसे आ रहा था, एक ऐसे आ रहा था, ये एक्स ये, लेकिन यहाँ पे ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोला ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ग्राफ क्यों डालना है, नहीं डालना। केवल मूल्य विभेद के कारण पूछा है, और पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत किस किस प्रकार वो कीमत निर्धारण कर सकता है। तो आप ज़बरदस्ती ग्राफ लगा रहे हो, कोई बात नहीं ना, जहाँ पे ग्राफ की ज़रूरत है वहीं पर ग्राफ जाएगा, नहीं है तो नहीं। तो मूल्य विभेद की आवश्यक शर्तें क्या हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे मूल्य विभेद। इस क्वेश्चन में पहले देखो ना क्या क्या पूछा है। मूल्य विभेद पहली हमने चीज़ पकड़ी। दूसरा एकाधिकारी, तो हम पूछेंगे एकाधिकारी क्या होता है, किस प्रकार कीमत निर्धारण करता है, कीमत का निर्धारण अंत में कर देंगे, बात खत्म। क्वेश्चन को ही ढूंढो, उसको डिक्टेट करो, डिकोड करो। कुछ विशेष परिस्थितियों में एकाधिकारी अपने कुल लाभ में वृद्धि करने के लिए एक समान वस्तुओं को विभिन्न बाजारों में विभिन्न कीमतों पर बेचता है। मूल्य भेद मतलब क्या, ये सिंपल से मतलब समझ सकते हो। हमारे यहाँ जैसे वाद है, कहीं पर जातिवाद है, ठीक है, कहीं पर और कुछ वाद है, कहीं पर रंगवाद है, रंग भेद। यहाँ पर ना यार कीमत भेद है, कीमतवाद है, ठीक है, कि अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे चार्ज करता है कमीना, ठीक है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में एकाधिकारी, ये जो बंदा है यहाँ इसकी चलती है, अपने कुल लाभ को बढ़ाने के चक्कर में ना भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न पैसा लेता है। और कीमत विभेद वो कब कर सकता है? ऐसा थोड़ी ना कि भरे बाजार में जाएगा, बोलेगा दादाजी से इतना लिए तो उनके बेटे से, दादाजी से 20 लिए तो उनके बेटे से 25 लेंगे, वहाँ तो पीटा जाएगा, बल भी मारा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, क्या है कि उत्पादक के पास एकाधिकारी शक्ति हो, यानी कि वो जिस बाजार में कुछ बेच रहा हो वो अकेले हो, वहाँ पे एकाधिकार हो। मूल्य विभेद तभी संभव है जब उत्पादक के पास एकाधिकारी शक्ति हो, अन्यथा अन्यथा उसे उसी कीमत पर बेचना होगा, कीमत पर बेचना होगा जिस पर सभी बेचते हैं। जहाँ उसकी चलती है, यहाँ मैंने लिखा है, जहाँ उसकी चलती है दुनिया पीछे पीछे चलती। अरे यार क्या बोल रहे हो सर जी, कुछ आगे बताओ, ठीक है। तो विभिन्न बाजार हो। अब दूसरी चीज़ क्या, विभिन्न बाजार हो, एक बाजार ना हो। ऐसा नहीं है कि एक ही बाजार में आप दो लोग को दो कीमत पे बेच रहे हो। कि मान लो कटरा बाजार में गए, एक लड़के को आप जानते हो, ठीक है, दोनों सामने ही हैं, आप एक को 10 रुपये किलो टमाटर दे रहे हो, एक को 15, वो बल भी मारेंगे, बल भी पीटेंगे, कहेंगे आओ दादा ये कहाँ कर रहे हो आप। तो विभिन्न बाजार है, तो 2 या 2 से पढ़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बाजार होने चाहिए, तभी अलग अलग कीमत पर समान वस्तु को बेचा जा सकता है, समझ गए। अब बाज़ार को दूर कर दो, ये ए बाज़ार है, ये बी, ऐसा इतनी दूरी हो कि यहाँ का सामान यहाँ ना पहुँचे, यहाँ का लोग यहाँ ना पहुँचे, मतलब यहाँ के लोग, अब यहाँ सस्ता होगा तो ए बाज़ार वाले बी में पहुँच जाएंगे, बी में महंगा होगा, यहाँ सस्ता होगा तो बी वाले में पहुँच जाएंगे। तो इसके बीच में दूरी बनानी होगी उस उत्पादक को। इसके लिए उत्पादक यह चाहेगा कि जहाँ कीमत कम है वहाँ की वस्तु वहीं रहे, और जहाँ ज़्यादा
कीमत है वहाँ वह वहीं रहे, नहीं तो कस्टमर उस बाज़ार में जाएंगे जहाँ कीमत कम है। तो इस प्रकार तो वह उत्पादक कीमत विभेद कर ही नहीं पाएगा। तीसरा देखो शर्त, मांग की लोच में अंतर। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया था पहले। मांग की लोच में अंतर मतलब क्या? मांग की लोच से आप क्या समझते हो? जहाँ ज़्यादा लोच मतलब क्या कि थोड़ी सी भी अगर प्राइस बदल जाए ना, थोड़ी सी भी प्राइस बदल जाए तो उत्पादक उस वस्तु को जो खरीदने वाले हैं ग्राहक लेंगे ही नहीं। तो लोच जो है वो बिल्कुल कम रहनी चाहिए कि प्राइस कितनी भी बदल दो मांग में कमी ही ना आए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लो किसी को मान लो डेंगू हो गया, उसको खून की बहुत ज़रूरत है। अब ये जो उत्पादन वाले हैं जो भी बनाते हैं ये तो 1,000 2,000 ऐसे कुछ बढ़ा ही सकते हैं ना। यहाँ पर मांग की लोच में नहीं आएगी। कोई बात नहीं यार, 10 रुपये कम होता तो 1 लीटर ले लेते खून अपने बच्चे के लिए, अब नहीं लेंगे। अरे उनका बच्चा तो मर रहा है ना, तो उनको लेना पड़ेगा। मांग की लोच यहाँ नहीं है, एकदम लोच स्थिर है। तो उत्पादक वहीं बेचना चाहेगा और मनचाही कीमत लेगा। उत्पादक वहीं अपनी वस्तुओं को बेचना चाहेगा जहाँ उस वस्तु की मांग ज़्यादा हो, ताकि वह मनचाही कीमत बढ़ा सके। मनचौले बिचौले कुछ भी इनको बोलते हैं। इसलिए आवश्यकता के आधार पर उत्पादक कीमत विभेद करता है। मांग की लोच स्थिर होनी चाहिए, यानी कि कितनी भी कीमत बदल दो मांग पे कोई फ़र्क ना पड़े। फिर चौथा जो शर्त है, किसी वस्तु के लिए पहले से ऑर्डर करने पर। मान लो मैंने एक दरवाज़ा अपने घर में लगाया, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई डर है तो डर है, सबको है तो हमको भी है। लेकिन वही दरवाज़ा अगर मैंने पहले से किसी को ऑर्डर कर दिया किसी दुकानदार को कि ये लाना है आपको मेरे घर, तो वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लेगा और किसी और से जो तुरंत लेगा उससे कम लेगा। तो यदि कोई व्यक्ति पहले से ऑर्डर कर देगा और उसको वह चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो फिर उत्पादक उससे मनचाही कीमत लेगा या अधिक कीमत लेगा। फॉर एग्जांपल, आप बाज़ार में जाओ टमाटर खरीदो तो ठीक है 10 रुपये मिल जाएगा। आप सोचो कि वो बाज़ार जो बेच रहा है वो बंदा अपने बंदे को मतलब अपने लोगों को भेजे आपके कमरे पे सीधे देने के लिए, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा लेगा ना। ओके, अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन था, कैसे निर्धारित करता है विभिन्न जगह पर। पहला हमने देखा कि एकाधिकार क्या होता है, तो बता देना कि एकाधिकार वह चीज़ है जहाँ पर अपने मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि करने के लिए जो उत्पादक है विभिन्न बाज़ारों में विभिन्न मूल्य निर्धारित करता है थोड़े से लाभ के चक्कर में। अब विभिन्न कोटियों के अंतर्गत विभिन्न मूल्य निर्धारण कब कब वो कर सकता है? पहला, ग्राहक के व्यवहार के आधार पर। मान लो हमने दुकान खोली है, एक हमारे सगे भैया आ गए, एक हमारे दूर के भैया आ गए, तो सगे भैया से 10 रुपये किलो उनको देंगे हम कुछ, और उस जो दूर के भगे भैया हैं, मतलब ठीक है ना, भागे वाले भैया हैं, उनको 15 रुपये में देंगे। तो व्यवहार हमारा किससे कैसा है उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं। किसी से हमारा ज़्यादा बनती है तो हाँ उसको हम कहेंगे कि हाँ यार तुम सही हो, आप कम में ले लो, आपके लिए हाजिर है सब कुछ। लेकिन किसी से नहीं बनती तो अरे नहीं यार आपको क्या देंगे हम, कुछ नहीं, जितने पे है उतने पे लो। तो ग्राहक के व्यवहार के आधार पर अगर उत्पादक किसी ग्राहक से अच्छे से परिचित है तो कम मूल्य लेगा और अपरिचित ग्राहक से अलग मूल्य लेगा, यानी कि ज़्यादा लिख सकते हो। दूसरा, वस्तुओं में कुछ लेबलिंग करके। कई बार आपको पता नहीं है कि मान लो कोई नॉर्मल सा ब्रेड है, ये नॉर्मल सा ब्रेड है, इसमें नॉर्मल ब्रेड बनाया, सीधे पैकिंग किया, बेच दिया 15 रुपये में। लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर लेबल कर दे कि हाँ इसमें अंडे मिले हैं, ठीक है, ये शुगर फ्री है, इसमें इतनी कैलोरी है, ये यहाँ से बना है, यहाँ के गेहूँ से बना है, तो उसी की कीमत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो उसी वस्तु को ज़्यादा बढ़ा देगा। ऐसे हम चने में देखते हैं, जैसे वही चने अगर खुले में सस्ते मिल रहे हैं 70 रुपये किलो, तो लेकिन उसको पैकेट में बंद करके 100 रुपये 80 रुपये 90 रुपये में बेचते हैं, उसे पॉलिश करके और उस पर नाम लिख के उत्पादक उसकी अलग अलग कीमत वसूलता है। जी हाँ, विशेष कोटि के आधार पर कि वो वस्तु किस जगह के लिए यूज हो रही है। मान लो यदि कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड घर में लगाया जा रहा है तो उसकी कीमत थोड़ी कम होगी, उसकी कीमत अलग होगी, और मशीनरी या फिर कारखानों में लगाए जा रहे हैं तो उनकी कीमत अलग होगी। ठीक है, जैसे अब एक पान होता है, ठीक है, पान अगर आपको पान ही खाना है तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन बनारसी पान खाना है तो थोड़ा महंगा मिलेगा। ये तो थोड़ा अलग सा एग्जांपल हुआ, वही मैं बोल रहा हूँ, वही पान। ठीक है, एक रस्म होती है। अब हमको भी ये पता चला, अगर वैसे आप पान खाने जाओ तो 10 रुपये का मीठा पान मिल जाएगा, लेकिन एक विशेष दिन के लिए, ठीक है, अभी पान खाया जाता है, उसकी कीमत उस दिन वो लोग ना 101 रुपये 102 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो ये तो उसी पान की कीमत 10, उसी पान की कीमत 101 रुपये हो जाती है एक विशेष दिन पर। ठीक है, आप में से कई लोग जानते होंगे। ठीक है, जैसे हम गए थे हमारे भैया की, क्या बताएं अब, तो उसकी कीमत अलग अलग होगी, ये हमने बता दिया। स्थान के आधार पर एक उत्पादक एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर उसकी भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करता है स्थान के आधार पर। मान लो मेरे गांव में दूध 30 रुपये लीटर है, ठीक है,
और शहर में 50 रुपये लीटर है। आपने 10 रुपये एक्सपोर्ट का खर्चा जोड़ा तब भी 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हो ना। क्यों? क्योंकि स्थान के आधार पर कि भैया शहर वाले हैं, खाएंगे ही खाएंगे। गैया दूध देगी, जैसे 4 बोतल दूध का, गैया खाए भूसा, हम दूहें जोर से और भर जाए डिब्बा दूध का, ऐसा कुछ था। ठीक है। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी दूध की कीमत अलग अलग है। जैसे दूध की कीमत गांव में अलग है, अलग ही नहीं है, अलग अलग है, और शहर में अलग। अब ज़रूरत के आधार पर, इसको हमने पहले भी कवर कर रखा है, शर्त में भी है, ये इसमें भी है। ज़रूरत के आधार पर उत्पादक अपनी वस्तुओं को वहाँ बेचना चाहेगा जहाँ लोगों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो और वे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो। जैसे मैंने बताया, डेंगू में लोग खून लेने के लिए तैयार होते हैं। अरे खून करने के लिए नहीं, खून लेने के लिए। तो ज़्यादा ज़रूरत हो, वे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो, तो वहाँ एकाधिकारी अपने हिसाब से मूल्य को निर्धारित करेगा। पॉज कर करके आप नोट भी कर सकते हो। और मैं एक बात बताऊँगा कि जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे, प्रैक्टिस मतलब लिख करके प्रैक्टिस और बार बार पढ़ोगे, अभी 5 दिन है, 6 दिन है एग्ज़ाम को, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। इतनी बार हाथ से लिख दो। मेरा क्या है, जैसे मेरा भी इंडियन इकोनॉमी का या किसी चीज़ का पेपर रहता है, मैं क्या करता हूँ यार कि उसी चीज़ को ना मैं डेली इसमें 40 पेज लिखता हूँ। इसको लिख दिया, 48 हो गया, 50 हो गया। तो डेली किसी हाथ से आप 40-50 पेज लिखोगे, तो अगर दिमाग से भूल भी गया ना, तो वो हाथ ही आपका लिख देगा। तो अगली वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करेंगे, 2022 वाले को ही, 2022 वाले को। हाँ 2022 का ही है, 23 चल रहा है, 2022 में पेपर। अवसर लागत क्या है और क्या उत्पादन के साधन की विशिष्टता पर लगान निर्धारित करती है। इसका मतलब जैसे उत्पादन का साधन एक भूमि है, भूमि की क्या उपज, वो इसकी विशेषता है। क्या वो लगान को प्रभावित करती है? काफ़ी हद तक करती है, लेकिन सभी जगह नहीं करती। मान लो हमको इंडस्ट्री खोलना हुआ, तो हमको क्या पता कि किस में ज़्यादा हेक्टेयर हो, किस में ज़्यादा हेक्टेयर। हमको तो भैया ईंटा बोना है, ईंटा तो जामेगा नहीं, उगेगा नहीं। तो और दूसरे पार्ट में हम ये 1 2 3 4, ये 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 4 में। देखना चारों में से, चारों थ्योरी है, ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, चारों थ्योरी है। अगर चारों को आसानी से याद हो जाए, ठीक है, तो हमको इसमें से आ जाएगा अच्छा नंबर। ठीक है। यूनिट 4 में थ्योरी ही आएगी, इन चारों में से एक थ्योरी आएगी। और यूनिट 1 में मैंने जो बताया है कि इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा, या फिर प्राइस इफेक्ट आ जाएगा, कीमत प्रभाव आ जाएगा, या फिर मांग की लोच। मैंने तीनों पर वीडियो बना रखी है, इन तीनों की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग जानते होंगे, बहुत कम वीडियोस पड़ी हैं इस पर, तो आप देख भी सकते हो। किसी चीज़ को 2 बार देखो, 2 बार लिखो, आराम से आ जाएगा। तो ध्यान से, लास्ट बात, अगली वीडियो में हम 1 क्वेश्चन, 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो कल या परसों आएगी, तब तक आप खूब प्रैक्टिस करो। ओके, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।